प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सो इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीम और स्लैब के कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज, ऑप्शन आपको गिवन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई में 2018 में। ठीक है। सो इफेक्टिव स्पैन अगर बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब की अगर बात करें तो क्या गाइडलाइंस है, तो देखते हैं IS 456/2000 में। सो क्लॉज 22.2 में बोला गया है, सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब की बात हो रही है अभी। ठीक है। द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ मेंबर दैट इज नॉट बिल्ड integrally with its supports shall be taken as clear span plus effective depth of the slab or beam or center to center of the support whichever is less। ठीक है, क्या बोला गया? क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम और स्लैब और सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो हम लोग लेते हैं। अगर इसको फिगर से समझे तो कैसे होगा कि सपोज हमने मान लिया कि सिंपल सपोर्टेड बीम है और ये आपकी क्लियर स्पैन हमने मान लिया, क्लियर स्पैन को रिप्रेजेंट कर दिया इट इज L नॉट से। ठीक है, इट इज आउटर सपोर्ट्स के आउटर से आउटर रीजन इट इज क्लियर स्पैन। एंड बीम की जो इफेक्टिव डेप्थ हमने मान लिया वो हमने मान लिया स्मॉल डी है और हमने सपोर्ट्स की विड्थ मान लिया स्मॉल w है। ठीक। अब देखिए कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि क्लियर स्पैन प्लस डी, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम और द सपोर्ट्स। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम और स्लैब जो भी है। ठीक है, अगर इसको और लिख सकते हैं, क्लियर स्पैन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, दैट इज L नॉट से, और इफेक्टिव डेप्थ क्या है, दैट इज स्मॉल डी। ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेंटर टू सेंटर बिटवीन द सपोर्ट्स। ठीक। अब सेंटर सेंटर बिटवीन द सपोर्ट्स क्या होगी, दिस L नॉट प्लस W ही होगी, यही आपका सेंटर सेंटर है, यहाँ से सपोर्ट के सेंटर से यहाँ डिस्टेंस ये आपकी है। ठीक है। अब देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज L नॉट प्लस W। अब इनमें से जो कम वैल्यू होगी विच एवर इज लेस, वही हम लोग क्या लेंगे, इफेक्टिव स्पैन लेंगे, दैट इज विच एवर इज लेस। ठीक है, इनमें से जो कम वैल्यू होगी वही हम लोग क्या लेंगे, दैट इज इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। सो यहाँ पे पूछा गया था कि इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड केस में कैसा होगा, तो अब ऑप्शन देखें। ऑप्शन ये क्या है, क्लियर स्पैन क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट, ये तो होता नहीं है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे अगर डी ऑप्शन देखें तो क्या है, दैट इज सेंटर टू सेंटर बिटवीन द सपोर्ट। तो दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन गिवन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपली सपोर्टेड RC beam having a clear span of 5 meter and support width 300 mm has a cross section as shown in figure. What is the effective span of a beam as per IS 456? ऑप्शन आपको गिवन है, ASC 2009 का क्वेश्चन है। देखिए फिगर आपको ये गिवन है, आपको क्वेश्चन में क्लियर स्पैन गिवन है, क्लियर स्पैन कितना गिवन है, 5 मीटर। सपोर्ट्स विड्थ कितनी गिवन है, दैट इज 300 mm आपको गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि इफेक्टिव स्पैन बीम की, इफेक्टिव स्पैन ऑफ द बीम कितना होगा। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम की पहले ही बात कर लिया है। ठीक है, सो देखते हैं। सो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, दैट इज क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। अब देखिए क्लियर स्पैन कितना गिवन है, आपको 5 मीटर है, और इफेक्टिव डेप्थ कितनी गिवन है, ये आप देख सकते हैं कितना गिवन है, दैट इज 400 mm, दैट इज 0.4 हो गया, तो कितने आएगा, दैट इज 5.4 मीटर। ठीक। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, सेंटर टू सेंटर बिटवीन द सपोर्ट्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज क्लियर स्पैन प्लस सपोर्ट्स लिख सकते हैं, दैट इज W L नॉट प्लस W लिख सकते हैं, जो अभी आप बता चुका ऑलरेडी। तो ये कितना होगा, दैट इज 5 प्लस सपोर्ट्स कितना, दैट इज 300 mm, दैट इज 0.3, कितना, दैट इज 5.3 मीटर।
विच एवर इज लेस, दोनों में से कम कौन है? देखिए फर्स्ट कंडीशन से वैल्यू आई दैट इज 5.4, सेकंड कंडीशन क्या है दैट इज 5.3, तो विच एवर इज लेस, तो मिनिमम कौन हुआ दैट इज 5.3, तो इफेक्टिव स्पैन कितना होगा? इफेक्टिव स्पैन दैट इज 5.3 मीटर, या कह सकते हैं दैट इज 5300 mm। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन ऑफ 4 मीटर and section 200 mm wide and 300 mm deep is subjected to uniformly distributed load of 6 kilonewton per meter. For the limited state of the design bending moment will be। ऑप्शन आपको गिवन है और ये HPPSC A 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि बोला गया एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो मान लीजिए हमने सपोज ड्रॉ कर लिया कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और पूरे पे यूडियल लगा बोल दिया गया है, ठीक है। और जो यूडियल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना है? इट इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर। स्पैन ऑफ द बीम कितना गिवन है? इट इज 4 मीटर गिवन है। आपसे बोला क्या गया रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? डिजाइन बेंडिंग मोमेंट की बात हो रहा है, ठीक है। अगर लिमिट स्टेट की बात करें डिजाइन बेंडिंग मोमेंट दैट इज एमयू अगर फाइंड करना है तो क्या होगा? दैट इज फैक्टर लोड WL²/8 होता है। अब यहाँ पे एल डब्ल्यू डब्ल्यू ये क्या है? दैट इज अल्टीमेट लोड कह सकते हैं या डिजाइन लोड कहेंगे। क्वेश्चन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोला है, ये आपको फैक्टर लोड नहीं बोला है, तो मतलब ये आपको स्मॉल w गिवन है। तो अगर फैक्टर बनाना है तो क्या करेंगे? दैट इज 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज 1.5 इंटू दैट इज 6 हो गया, ठीक है। इंटू स्पैन कितना गिवन है? इट इज 4, तो 4² अपॉन 8। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू कितने आएगी? दैट इज ये वैल्यू आएगी इट इज 18 किलो न्यूटन मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? इट्स ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन MU limiting is equal to RU limiting BD square for M20 grade concrete and Fe415 steel. The value of RU limiting will be, ऑप्शन आपको गिवन है। UPSC AE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और ESC में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कभी भी आपको अगर MU लिमिटिंग निकालना है फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए किसी भी ग्रेड के लिए, चाहे वो किसी भी ग्रेड ऑफ स्टील की बात करें, तो हम कैसे निकालते हैं? MU लिमिटिंग इक्वल टू कितना होता है? इट इज 0.36 FCK इंटू B इंटू XU लिमिटिंग मल्टीप्लाइड बाय D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। आपको किसी भी ग्रेड की अगर बात करें, मान लीजिए FE 415 क्वेश्चन में था, 415 के लिए क्या होता है? XU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 0.48 D। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपको फॉर्मूला बनता है MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर। देखिए आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप बेसिस पता है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है? M20 है, तो FCK की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। पुट कर दीजिए, दैट इज 0.138 इंटू 20 इंटू BD स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? दैट इज 2.761 BD स्क्वायर। आपसे पूछा गया कि RU लिमिटिंग की वैल्यू होगी, या आपको RU लिमिटिंग की वैल्यू भी पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज 2.761। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल डेप्थ फॉर अ टू वे सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब इज 300 mm, फाइंड द स्पैन लेंथ। DSSB A 2019 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बोला गया टू वे स्लैब है, पहली बात बोल दिया है, और आगे बोल दिया यहाँ पे बोल दिया सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। आपको ओवरऑल डेप्थ कितना गिवन है? दैट इज 300 mm आपको गिवन है, ठीक। आपसे क्या पूछा गया है? स्पाइन लेंथ गिवन है, फाइंड करना है, दैट इज L फाइंड करना है। देखिए कंडीशंस क्या है, क्लॉज ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपका स्पैन अप टू 3.5 मीटर है, लोडिंग क्लास आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उस केस में L/D अगर सिंपलीफाइड की बात करें, सिंपलीफाइड स्लैब की बात करें, तो ये वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 35, और L/D ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू होती है दैट इज 40। ये होती है कॉन्टिन्यूअस स्लैब के लिए,
जब ये वैल्यू कब होगी, जब आपका ग्रेड माइल्ड स्टील होगा, ठीक है। अगर आपका HYSD बार है तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज में मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी ग्रेड ऑफ स्टील मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो हम पहले मान के चलेंगे माइल्ड स्टील है, तो सिंपलीसिटी के लिए L अपॉन डी की वैल्यू कितनी होगी, 35 होगी। तो L अपॉन डी इक्वल टू 35, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना है। तो L इक्वल टू 35 और D कितना है, दैट इज 300। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 10500 mm। देखिए ग्रेड हमने पता नहीं था, हमने माइल्ड स्टील मान के कर लिया, ठीक है। बट हमको HYSD बार से भी चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए HYSD बार होती तब क्या होता है, तो L अपॉन डी इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 कर देते हैं, तो कितना होगा, L इक्वल टू 35 इंटू 0.8 इंटू डी कितना है, 300। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है, दैट इज 8400 mm। तो यहाँ पे 8400 आपको ऑप्शंस गिवन ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 10500 mm। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कॉन्टिन्यूअस स्लैब ऑफ 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर साइज द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब टू सेटिस्फाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज। ऑप्शन आपको गिवन है, ESE 2011 का क्वेश्चन है। सो देखिए ऑलरेडी हमने पीछे क्लास में बता चुके हैं कि अगर सिंपलीसिटी अगर 2 वे स्लैब की बात करें, ठीक है। अब 2 वे स्लैब की कंडीशन क्या होती है, LY अपॉन LX रेशियो 2 से कम होगा। LY कितना है, दैट इज 3.5 है, 3.5 अपॉन 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.16, ठीक। तो लेस देन 2 है तो इसमें 2 वे स्लैब हो गई। अब इसमें भी कंडीशन क्या थी, मैंने क्लास बता चुका ऑलरेडी पीछे क्वेश्चन में, कि अगर अप टू द स्पैन आपका 3.5 मीटर है, लोडिंग क्लास आपका 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए L अपॉन डी रेशियो 35 होता है और कॉन्टिन्यूअस के लिए L अपॉन डी कितना होता है, 40 होता है। ये सारी कंडीशन माइल्ड के लिए होती है, माइल्ड स्टील अगर आप यूज करें तब की। अगर HYSD बार होगा तो इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू में 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या फाइंड करना है, ओवरऑल डेप्थ फाइंड करना है। सो L अपॉन डी फॉर द कॉन्टिन्यूअस स्लैब के लिए कितना होता है, दैट इज 40 वैल्यू होती है। ये अगर हम यूज मान लिए कि अभी हम माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, दैट इज आपको ओवरऑल डेप्थ फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे L कौन सा रखेंगे, शॉर्टेड स्पैन, जो ऑलरेडी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, दैट इज 3000 हो गया अपॉन दैट इज 40 इक्वल टू डी। तो ओवरऑल डेप्थ मिनिमम कितनी हो गई, दैट इज 75 mm। मान लिया हमें क्रॉस चेक जरूर करना पड़ेगा, मान लिया HYSD बार यूज करेंगे, तो L अपॉन डी इक्वल टू दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3000 अपॉन 40 इंटू 0.8 इक्वल टू डी। तो आपका डी की वैल्यू आती है दैट इज 93.75 mm। अब देखिए 93.75 mm तो है नहीं है, 75 आपको ऑप्शन गिवन है सी, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। फर्स्ट है इन कंप्रेशन, सेकंड है इन टेंशन टू बी प्रोवाइडेड इन एन आरसी बीम रेस्पेक्टिवली एज पर IS 456। ऑप्शन आपको गिवन है, ESE 2009 का क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम किसी एक वीडियो में सॉल्व किया स्टार्टिंग की वीडियोस में, उसमें बोला गया था डब्ल्यू रेनफोर्स का क्वेश्चन इस तरह से बन के आया था, ठीक है। मैक्सिमम जो अगर एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट की बात करें बीम में, तो कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन की बात करें तो इस केस में मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट लेते हैं, इट इज 0.04 इंटू BD। और टेंशन की बात करें, टेंशन में इस केस में भी कितना लेते हैं, इट इज 0.04 इंटू BD, ठीक है। तो दोनों केस में कितना है, 4% ही लेते हैं। एक क्वेश्चन SSC में पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था कि अगर डबली रेनफोर्स बीम है, देखिए अगर डबली रेनफोर्स बीम है, इसका मतलब रेनफोर्समेंट आप टेंशन में भी दोगे और रेनफोर्समेंट आप कंप्रेशन में भी दोगे, तो कितना मैक्सिमम रेनफोर्समेंट दोगे। देखिए कंप्रेशन में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कितना यूज करेंगे, 0.04 इंटू BD मैक्सिमम। टेंशन में भी कितना यूज करेंगे, 0.04 इंटू BD। तो मैक्स टोटल रेनफोर्समेंट कितना देंगे, डबली रेनफोर्स अगर बीम है तो दैट इज 8% देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के बोला गया था।
तो यहाँ पे कितना करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज कंप्रेशन भी 4% और टेंशन जोन में भी 4% लेंगे मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, तो करेक्ट, सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिमिटेड स्टेट मेथड बैलेंस डिजाइन ऑफ अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम गिव्स, ऑप्शन आपको गिवन है ESE 2009 का क्वेश्चन है। देखिए अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में नजर आ रहा है कि स्मॉलेस्ट कंक्रीट सेक्शन और या लार्जेस्ट कंक्रीट सेक्शन, इस तरह एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब कि कंडीशन को देखना पड़ेगा कि कंक्रीट का सेक्शन आपका स्मॉलेस्ट होगा या लार्जेस्ट होगा या मैक्सिमम होगा, ये एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट या मिनिमम होगा। देखिए बैलेंस डिजाइन की बात किया गया है। अब देखिए इस केस के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन को, अंडर रेनफोर्स सेक्शन से कंपेयर करेंगे बैलेंस सेक्शन को। सो अंडर रेनफोर्स के अगर कंपैरिजन की बात करें तो बैलेंस सेक्शन में रेनफोर्समेंट हम ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर रेनफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड करेंगे मतलब क्या है कि एरिया रेनफोर्समेंट का एरिया जो सेक्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि बैलेंस सेक्शन में क्या होगा कि आपका एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट सेक्शन ज्यादा होगा और कंक्रीट का जो एरिया सेक्शन होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द बैलेंस सेक्शन, अगर कंपेयर कर रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन कंक्रीट सेक्शन और मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ 2 slab is found to be unsafe in shear, then the preferred remedy is, option A to provide the shear stirrup to increase the flexural reinforcement by 15%, to increase the thickness of the slab adequately and to increase the distribution reinforcement in edge strip। 2012 का क्वेश्चन है ESE का। देखिए जनरली जो स्लैब है वो शेयर में जो है वो फेलियर नहीं होता है। अगर हो भी रहा है, अगर शेयर में जो है अनसेफ है स्लैब, तो क्या करते हैं उस केस में हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस ऑफ द स्लैब को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन सी, टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द बेस लेवल बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ इट्स हाइट h, ऑप्शन आपको गिवन है ESE 2009 का क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं ऑलरेडी में रिटेनिंग वॉल में क्वेश्चन सब करा चुका हूँ, ठीक है। सो अगर आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है तो मैं आपका क्या करेगा, ये आपका प्रेशर आएगा। अगर मान ली हाइट ऑफ दी मान ली रिटेनिंग वॉल मान ली h है तो प्रेशर और बेस पर प्रेशर इंटेंसिटी कितनी होगी, दैट इज KA गामा h, और ये फोर्स कितने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना लगाएगा प्रेशर, दैट इज अगर काउंट करें तो क्या से है, दैट इज हाफ इंटू KA गामा h इंटू एच, कह सकते हैं इट इज हाफ KA गामा h स्क्वायर। यहाँ पे बोला कि बेंडिंग मोमेंट, अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो क्या होगा, दैट इज हाफ KA गामा इंटू एच। अब कितने डिस्टेंस लगता है बेस से, तो ये कितना लगता है h/3 से लगता है, मल्टीप्लाइड बाय h/3, तो कह सकते हैं 1/6 KA गामा h3, ठीक है। तो कह सकते हैं बेंडिंग मोमेंट जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इट इज h³ के होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ RCC beam of width B and the overall depth is capital D exceeding 750 mm, side reinforcement required and the allowable area of maximum tension reinforcement shall be respectively, ऑप्शन आपको गिवन है ESE 1999 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें दो रेनफोर्समेंट बोला गया, एक तो साइड रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट की। तो अभी हमने ऑलरेडी बता दिया मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कितना देते हैं बीम में, दैट इज 0.04 इनटू BD, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया कि जो बीम की जो साइड है ओवरऑल डेप्थ है वो कितनी है, 750 से एक्सीड कर रही है। तो क्लॉज ये है कि अगर 750 से अगर डेप्थ एक्सीड करती है तो उस केस में हम लोग साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब साइड रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 0.1% ऑफ द वेब एरिया, ठीक है। तो कितना आएगा, दैट इज 0.1% होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। दैट इज आपको पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा गया, साइड रेनफोर्समेंट कितना है 0.1% और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना देते हैं, टेंशन रेनफोर्समेंट, दैट इज 0.04 इनटू BD। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ कैंटिलीवर ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर द मैक्सिमम स्पैन टू सेटिस्फाई द वर्टिकल लिमिट्स इस ऑप्शन आपको गिवन है। देखिए एल अपॉन डी रेशियो जो कितना होता है 7 फॉर द कैंटिलीवर के लिए, आपको इफेक्टिव डेप्थ कितना है 0.5 गिवन है, तो आपको स्पैन बताना है, तो 7 इंटू 0.5 कर दीजिए, कितना आ गया, दैट इज 3.5 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 452,000 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम शैल बी टेकन एज, ऑप्शन आपको गिवन है SSCJ 2017 का क्वेश्चन है। देखिए कैंटिलीवर के केस में इफेक्टिव लेंथ अगर फाइंड करना है तो उसके लिए क्या क्लॉज है देखते हैं। देखिए क्लॉज ये है कि the effective length of cantilever shall be taken as its length to the face of the supports plus half of the effective depth। ठीक है, मतलब क्या है, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ की हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंटिलीवर के लिए इफेक्टिव लेंथ को वैल्यू फाइंड करने के लिए क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजाइन यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 452,000, ऑप्शन आपको गिवन है FY क्या है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। देखिए आपको डिजाइन यील्ड स्ट्रेस की बात कर रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, जो भी स्ट्रेस है हमने मान लिया दैट इज FY कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ और डिवाइडेड बाय द पार्शियल सेफ्टी ऑफ द फैक्टर। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना रहता है स्टील का, दैट इज 1.15 रहती है, तो कितनी आती है वैल्यू, दैट इज 0.87 ऑफ FY आता है। ठीक है, और याद रखिएगा कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी ऑफ द फैक्टर कितना लेते हैं, दैट इज 1.5 लेते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।